ओके तो नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस हमने सारे पढ़ लिए थे। आज हम चैप्टर 14 के क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं 2 नंबर के मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर होते हैं, यानी कि जिसमें कोई डोपिंग नहीं होती। हाउ कैन यू कन्वर्ट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी आपने सीखा है ना, कैसे कर सकते हैं। एन टाइप बनाना है तो 13 ग्रुप के एलिमेंट 15 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कर दो, और पी टाइप बनाना है तो 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कर दो। An intrinsic semiconductor is a pure semiconductor material without any doping. An intrinsic semiconductor, example silicon, germanium, can be converted into n-type extrinsic semiconductor by doping it with pentavalent impurity. ठीक है, तो 15 ग्रुप एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि पेंटावेलेंट जो होंगे उनको आप क्या कर रहे हो, डोपिंग कर रहे हो। और पी टाइप बनाने के लिए आप ट्राइवेलेंट यानी कि जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है उसकी डोपिंग कर रहे हो। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय टर्म डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये मैंने आपको समझाया था कि डोपिंग क्या होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी डोपिंग करने का मतलब है कि उनमें कोई इंप्योरिटी डालना, जैसे कि हम 15 ग्रुप और 13 ग्रुप के एलिमेंट की जब मिक्सिंग कर रहे हैं उसमें, तो वो क्या कर रहे हैं, हम डोपिंग कर रहे हैं। हाउ डज इट इफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, अगर आप डोपिंग कर देते हो तो उससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है, वो कंडक्टिविटी ज्यादा करने लगता है। अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और अगर पी टाइप है तो होल्स की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। डोपिंग एंड ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस द कंट्रोल्ड, ये सब हो गया इम्प्योरिटी एलिमेंट व्हिच आर द पेंटावलेंट एलिमेंट। The electrical conductivity of extrinsic semiconductor formed as a result of doping in manifold increased as compared to that of undoped semiconductor, यानी कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। Draw the energy band diagram of a p-type semiconductor, तो p-type semiconductor और n-type semiconductor इन दोनों के केस में हमने एनर्जी बैंड डायग्राम अभी लास्ट क्लास में ही बनाया था, जिसमें हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के केस में ये भी दिखाया था कि फॉरबिडन गैप क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में ही कराया था ये क्वेश्चन। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी हमने बताया था। हाउ डज फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया कि हाउ डज द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यूं देख सकते हैं कि फिगर तो होगा, और अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है कि सेमीकंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पे फॉरबिडन गैप का बेस कैसे चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी गैप कैसे चेंज होती है। तो width of forbidden energy gap of intrinsic semiconductor does not change at all with increase in temperature। ठीक है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरबिडन गैप जो आपने देखा होगा, फॉरबिडन गैप हमने जो बनाया था अगर याद हो आप लोगों को, तो फॉरबिडन गैप में है जो गैपिंग है। ठीक है, तो वो गैपिंग में फॉरबिडन गैप कह लो या एनर्जी गैप कह लो, इन सबको हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये इसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। मतलब कि ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड हो गया और ये जो गैप हो गया इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है फिर अगर चेंज नहीं आता तो क्या होता है। हाउएवर नंबर ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग दिस गैप एंड एंटरिंग इन द कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ हायर थर्मल एनर्जी। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो
तो एनर्जी गैप पे कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, पर वैलेंस बैंड से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड्स में जाने की जो नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन गोइंग टू कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस। ठीक है, तो फोरबिडन गैप पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी एनर्जी गैप पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। हाउ इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड, ये हमने देख लिया। नेम द मेजर चार्ज कैरियर्स इन इट, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, सब हमने लास्ट क्लास में किया है। एन टाइप और पी टाइप के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ये भी आप कर चुके हो। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड, भाई सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेम द मेजर चार्ज कैरियर्स इन इट, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस हैं। फिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये सब सेम चीजें हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो पीएन जंक्शन आपने पढ़ा है उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर कैसे होती है, उसका फॉर्मेशन पूछ लेता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर की बात करते हैं, फिर बैरियर पोटेंशियल की बात करेंगे। So when PN junction is prepared, electron from N region diffuse into P region, holes diffuse from P region to N region. When electron diffuses from N to P, it leaves behind an ionized donor on N side. ठीक है? And this ionized donor positive charge is immobile as it is bounded to surrounding atoms. Thus, due to diffusion of electrons from N to P, a layer of positive charge is developed on N side of the PN junction. Similarly, due to diffusion of, तो यहाँ पे क्या समझाया गया है, यहाँ पे देखिए कि पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है। तो ये आपका पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। तो जब पीएन जंक्शन बनता है तो उसमें क्या होता है कि पी से जो होल्स हैं वो इस तरफ जाते हैं और एन से इस तरफ, एन से पी के साइड इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो होता क्या है कि जब एन से, यानी कि एन से इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज करके इस साइड आया, एन से इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज करके इस साइड आया तो उसने यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया। ठीक है, यानी अपनी जगह छोड़ के गया है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया है, तो अपनी जगह छोड़ के जाएगा तो एक होल क्रिएट कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव डिफ्यूज करके पी साइड गए हैं वो सारे क्या कर दे रहे हैं, होल बना दे रहे हैं, होल क्रिएट कर दे रहे हैं। अब ये होल, क्योंकि ये होल जो होंगे वो क्या है, इमोबाइल, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये अपने पेरेंट से कनेक्टेड है, यानी एन टाइप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक रीजन बन गया जो कि इमोबाइल आयंस का है। सिमिलरली पी टाइप से जो होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पी से एन की साइड जाते हैं। तो पी से एन की साइड जाते हैं तो वो यहाँ पे क्या बना देते हैं, नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं चार्ज। क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से पी साइड में भी एक इमोबाइल चार्ज का एक लेयर बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। और ये लेयर जो होती है इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, डिप्लेशन लेयर। क्या कहा मैंने, पी टाइप एन टाइप जब जंक्शन बना तो पी टाइप और एन टाइप के जंक्शन में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज माइनॉरिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाएंगे और पी से होल्स एन की साइड जाएंगे। तो होगा क्या कि जब एन से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो अपने पीछे एक होल क्रिएट करके जा रहे हैं, अपनी जगह पे एक होल क्रिएट कर दे रहे हैं जो कि इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकते। तो एक लेयर बन गई इमोबाइल आयंस पॉजिटिव होल्स की एन साइड में। सिमिलर तरीके से पी साइड से जब होल्स डिफ्यूज करके एन साइड जाएंगे तो पीछे अपने एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके जाएंगे जो कि इमोबाइल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोनों साइड इमोबाइल माइनॉरिटी चार्ज का क्या होता है, दोनों साइड इमोबाइल माइनॉरिटी चार्ज का क्या होता है,
एक रीजन क्रिएट हो जाता है, तो इस रीजन को ही हम क्या कह देते हैं, डिप्लेशन लेयर। तो इस तरीके से डिप्लेशन लेयर बनती है। ठीक है, आंसर अगर लिखोगे तो सिर्फ इस तरीके से लिखोगे, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज प्रिपेयर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज इनटू पी रीजन एंड होल्स diffuse from p region to n region. When an electron diffuses from n to p, it leaves behind an ionized donor on n side. Ionized donor मतलब positive holes. ठीक है, ionized donor on n side. This ionized donor positive charge is immobile as it is bonded to surrounding atoms. ठीक है, immobile है क्योंकि वो surrounding atom से bounded है। ठीक है, thus due to diffusion of electrons from n to p, a layer of positive charge or positive space charge region is developed on n side of the junction. Similarly, due to diffusion of holes from p to n, a layer of negative charge on the p side of the junction is developed. This space charge region on either side of the junction together is known as depletion region or depletion layer. ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख के आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्योंकि पूछ रहा था एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल। तो ये तो हो गया पोटेंशियल, क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर की बात। बैरियर पोटेंशियल, as a result of formation of depletion layer, charge is accumulated as shown in the figure due to diffusion of holes and p region to n region and diffusion of electrons in the reverse direction. Part of depletion layer on n side of junction becomes positive charge and the part of developed which is opposes further diffusion of holes and, यानी कि यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात अगर समझे कि जिस तरीके से डिफ्यूजन कंटिन्यू हो रहा है तो ये डिफ्यूजन कंटिन्यू होता रहता है, अक्यूमुलेशन होता रहता है। यानी कि ये क्या हो रहा है कि इसमें जो चार्ज की वैल्यू है, इमोबाइल चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि अगर ऐसा होता होगा तो पूरा ही पूरा इमोबाइल चार्ज का बन जाएगा, तो जंक्शन तो पूरा पी साइड एन साइड बचेगा ही नहीं। तो इस चीज को रोकते रोकते क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, एक रीजन बन गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो ये धीरे धीरे पोटेंशियल क्रिएट होने लगता है। जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होता है और इमोबाइल चार्ज क्रिएट होते हैं, वैसे वैसे ये पोटेंशियल क्रिएट होने लगता है। और एक टाइम के बाद ये पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाता है कि ये फर्दर डिफ्यूजन होने से रोकता है। यानी कि ये लेयर और ज्यादा ना बढ़े, तो ये फर्दर डिफ्यूजन होने से रोकता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बैरियर इस तरीके से बनता है। यानी जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर बन रही है, वैसे वैसे क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है, the blood which opposes further diffusion of holes and electrons, hence this potential act as a barrier and is known as barrier potential. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से बैरियर पोटेंशियल और डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो डिप्लेशन रीजन के ये हमने पढ़ा है। देखो, क्योंकि ये चैप्टर है तो 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, बट काफी हद तक ये चैप्टर में से बहुत से टॉपिक रिमूव हो गए हैं, तो बहुत सिंपल चैप्टर रह गया है, इसमें कुछ ज्यादा रह नहीं गया, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैं कहता हूँ कि रेफरेंस बुक करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके ग्रुप में 2-3 बच्चे हैं आपके साथ में, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो, तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही टाइप की बुक लो। कोशिश करो कि सब अलग अलग बुक ले लो। जैसे किसी ने यूलैक ले ली, किसी ने एग्जाम आइडिया ले ली, किसी ने अरिहंत ले ली, किसी ने 10 ईयर ले ली, और सब मिल बांट के करो। तो इससे क्या होगा कि आप सभी बुक्स के सभी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप इससे भी पढ़ रहे हैं, इससे भी पढ़ रहे हैं, इससे भी पढ़ रहे हैं। आज मेरा यूलैक से पढ़ने का मन है तो मैंने आज यूलैक से पढ़ लिया, फिर दूसरे को चेंज करके वो ले आए, उससे पढ़ लिया। तो ये एक तरीका है, ये भी आप लोग अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ डिप्लेशन रीजन इज फॉर्म्ड इन अ जंक्शन डायोड। अभी हमने पढ़ा कि डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है। अभी हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट हाउ द थिकनेस विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन विल चेंज विद द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। देखो, हमने पढ़ा था कि डिप्लेशन रीजन जो होता है उसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग करते हैं, और लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे और रिवर्स बायसिंग के टाइम पे डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है
क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है उसमें चेंज आता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या था? स्टेट हाउ द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन रीजन विल चेंज व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। सो फॉरवर्ड बायस है, आपको याद है कि फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई या लो? कौन बताएगा? रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा फॉरवर्ड बायसिंग में? एनीवन? सर फॉरवर्ड में? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बायसिंग में बताइए। सर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी नहीं बता रहा। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो होता है और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। तो इससे बदलिए कि रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस लो हो गया तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम। और रिवर्स बायसिंग होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, द एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज अपोजेस द बैरियर पोटेंशियल एट द जंक्शन एंड consequently width of depletion region sinks। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस और जो विड्थ है, यानी कि इसकी जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस लो होगा, पोटेंशियल हाई होगा और विड्थ कम हो जाएगी। रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस हाई हो गया है तो पोटेंशियल लो हो जाएगा, पोटेंशियल लो होगा तो विड्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। When PN junction is reverse biased, the external supply voltage further fortifies the potential barrier and consequently thickness of depletion region increases। ठीक है, okay, draw the graph showing the variation of current with the voltage for a PN junction diode। PN junction diode के लिए ग्राफ बताना है वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज। तो ये सिंपल सी वही बात है कि करंट विद वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाने को बोल दिया। अब स्पेसिफिकली वीआई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोला है ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोला है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता तो उस केस में आपको क्या करना होता कि वो स्पेसिफिकली या तो फॉरवर्ड बायसिंग पूछता या रिवर्स बायसिंग पूछता, है ना। पर इसमें बोल दिया है कि वीआई ग्राफ बनाना। तो वीआई ग्राफ अगर सेमीकंडक्टर के लिए बनाते हैं, सॉरी पीएन जंक्शन के लिए, तो पीएन जंक्शन के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो ही ग्राफ पढ़े हैं आपने, एक फॉरवर्ड बायसिंग का और रिवर्स बायसिंग का। तो उन्हीं दो को आपको बनाना है। ये आपका पोटेंशियल होता था और ये आपका करंट होता था। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग का था और ये रिवर्स बायसिंग का। तो ये ग्राफ आपको दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ आप दिखा सकते हो, वीआई ग्राफ, जिसमें आपको पता है कि ये ब्रेक पॉइंट था, ब्रेक वोल्टेज, ब्रेकिंग वोल्टेज था। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक, और ये रिवर्स बायसिंग जिसमें ब्रेकिंग वोल्टेज कहते थे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज। ये क्या होता था, नी वोल्टेज, और ये होता था ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम यूज करते हैं एज ए जेनर वोल्टेज। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ इज फॉरवर्ड बायसिंग डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बायसिंग इन अ पीएन जंक्शन डायोड। तो सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में डिफरेंस बताने, वो आप डायग्राम देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the current through the resistance R of the circuit shown in the A and B when similar diode D1 and D2 are connected as shown। तो अब आपको आंसर्स करना है सभी को। ठीक है, कोई चुप नहीं रहेगा।
तो आपके सामने दो डायग्राम है और दोनों डायग्राम में डायोड्स लगे हुए हैं। ये पहला फिगर है, ठीक है, 2 वोल्ट है, 20 ओम रेजिस्टेंस है, डायोड D1 एंड D2 है। और दूसरा जो फिगर है वो है डायोड D1 D2। तो फिगर ए और बी में से किसमें से करंट फ्लो करेगा ये बताइए। ए और बी में से किसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, और यहाँ निकालना भी है, करंट की वैल्यू भी निकालनी है, बताइए। कोई बता रहा है? रचित, पायल, सोलंकी, सोनिया, दिव्यांशु। यही बता दो कौन से वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ए या बी। सर ए। सर माइक। हाँ, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव, यहाँ पे देख रहे हो यार, ये पॉजिटिव है, तो रिवर्स बायसिंग हो गई है। रिवर्स बायसिंग में हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करेंगे, तो इसलिए इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। तो हम करंट वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू हो गया V बाई आर, V इज इक्वल टू 20 और R दे रखा है 2, R क्यों दे रखा है, R 20 दे रखा है ना, उल्टा कर दिया। तो V दे रखा है कितना, 2 और R दे रखा है 20, तो ये आ गया 0.1, ठीक है, एम्पियर। सर मेरा सही था ना? हाँ सही था, बिल्कुल सही था। पायल, रचित, सोनिया, क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहे, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? और बोल नहीं रहे तो कम से कम मैसेज ही टाइप ही कर दें, चैट में ही लिख दें। What do you mean by dynamic resistance of PN junction diode? What is the order of magnitude in the forward bias and reverse bias arrangement? तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपके नोट्स में लिखवाया था। फिर आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस अरेंजमेंट। वैल्यू ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ गिवन पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन द बायसिंग। In forward biasing, it's quite low and having a value of order of 10 raised to power 1 to 10 raised to power 2। यानी कि हमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। वहीं पे अगर रिवर्स बायसिंग है तो रिवर्स बायसिंग में डायनेमिक रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, क्वाइट हाई, जिसका 10 टू पावर 6 ऑर्डर रहता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है।
Two semiconductor material X and Y shown in the figure are made by doping germanium crystal and indium and arsenic respectively. ठीक है, तो the two are joined end to end and connected to a battery of shown. Will the junction be forward bias or reverse bias? आपको बताना है कि रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस होगा. इसमें बोला है कि डोपिंग जो है जर्मेनियम क्रिस्टल विद इंडियम एंड आर्सेनिक के साथ किया हुआ है. ठीक है, इंडियम और आर्सेनिक के साथ किया हुआ है रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली तो इंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताइए. इस तरीके से दे रखा है एक्स एंड वाई. ठीक है, और बोल रहा है कि ये जर्मेनियम था जिसकी डोपिंग करके, यानी कि एक हो गया इंडियम कराया है और एक आर्सेनिक लिया है, तो आर्सेनिक का यूज किया है. तो इसका बताना है कि आपको फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है. तो सिंपल सी बात है, ये 13 ग्रुप एलिमेंट है, ये 15 ग्रुप एलिमेंट है, तो ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप. पी से पॉजिटिव कनेक्टेड है तो क्या आ गया, फॉरवर्ड बायस. स्केच अ वीआई ग्राफ फॉर दिस अरेंजमेंट. तो वीआई ग्राफ बनाना है फॉरवर्ड बायस के लिए, ये ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं. Next question is carbon, silicon and germanium have same lattice structure. यानी कि जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन सभी के लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है. ठीक है, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो सेम है. However, carbon is insulator but silicon and germanium are intrinsic semiconductor. Why? जबकि कार्बन इंसुलेटर है और सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, ऐसा क्यों, वाई. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर रिस्पेक्टिवली इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट. ठीक है, कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में, यानी कि जो फोर बॉन्ड्स बनेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कार्बन में सेकंड ऑर्बिट में है, और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में है वो थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में है. ठीक है, hence energy required to take out an electron from these atoms, the ionization energy will be least of for germanium, more for silicon and maximum for carbon. In fact, ionization energy is only 0.72 electron for germanium. तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जितने कम शेल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा. कार्बन के आउटरमोस्ट शेल जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सेकेंड ऑर्बिट में है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के थर्ड और फोर्थ में है. तो जर्मेनियम के फोर्थ ऑर्बिट में है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो है, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं, वो बहुत कम लग रही है, जबकि कार्बन के लिए बहुत ज्यादा लग रही है. तो इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो सकते हैं, निकल सकते हैं. तो इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम एक तरीके से सेमीकंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं, वाइल कार्बन जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते आउटरमोस्ट शेल से, क्योंकि वहां एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसीलिए वो इंसुलेटर है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है. अच्छा, तो अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें बोल रहा है कि आपको बताना है कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है. ये सी चीजें आपको बतानी है. ठीक है. तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है. ₹5 यहाँ +5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है, ये डायोड है. दूसरा
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको बताना है कि इन 4 डायग्राम में से कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अगर पहले वाले फिगर में देखें तो ये +5, ऐसे केस में क्या करना है कि आपको एंड पोटेंशियल देखना है। क्या देखना है? एंड पोटेंशियल देखना है कि लास्ट में क्या पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये +5 है, तो +5 किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव के साथ। तो +5 नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो प्लस और नेगेटिव क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ये है +5 और ये है +10, है ना? +5 और +10, +5 और +10 का अगर माइनस करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस निकालने की वजह से आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा +5। ठीक है, क्या मिलेगा? +5 मिलेगा। तो +5 यहाँ पे मिला, तो +5 यहाँ पे मिला, और प्लस पी साइड कनेक्टेड है, तो क्या हो गया? ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे ये -10 वोल्ट है, यानी कि माइनस, और माइनस किसके साथ कनेक्टेड है? पी के साइड। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया रिवर्स बायस। यहाँ पे -12 -5, -12 -5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? -5 में से -12 माइनस किया तो कितना बच गया? +7। तो कितना बच गया? +7। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका? +7। तो +7 बचा, और प्लस इसके साथ क्या कनेक्टेड है? +7 बचेगा, -7 बचेगा ना। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? -7। तो -7 बचा, और माइनस माइनस नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? ये फॉरवर्ड बायस कनेक्ट हो गया। तो 2 फॉरवर्ड हो गए और 2 रिवर्स हो गए। क्लियर है सभी को? सर फर्स्ट वाला फिर से बता दो। फर्स्ट वाले में यहाँ पे +5 है, तो प्लस जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो प्लस नेगेटिव के साथ है तो रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन, एक प्योर सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर हो गया। 300 केल्विन टेम्परेचर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 into 10⁻16 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल, यानी कि इंट्रिंसिक है, सिलिकॉन इंट्रिंसिक हो गया, तो Ni इज इक्वल टू NH आपको कितना दे रखा है? 1.5 एंड होल कंसंट्रेशन, और Ni इज इक्वल टू NH, N इज इक्वल टू Ne। ये आपको पता है कि प्योर केस में यही होता है। तो क्या दे रखा है आपको? 1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है? डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज द होल कंसंट्रेशन टू 4.5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब। यानी डोपिंग किया तो डोपिंग से होल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और वो कितनी हो गई? वो हो गई 4.5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब ये हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? Calculate the new electrons concentration in the doped silicon, whether the doped silicon behaves as n-type or p-type semiconductor। और आपको ये भी बताना है कि p-type semiconductor होगा या n-type semiconductor होगा। तो पहले Ne निकालेंगे हम। तो अगर डोपिंग के लिए बात करें, तो डोपिंग के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू में NH। आपको Ne निकालना है, तो Ne इज इक्वल टू हो जाएगा Ni का स्क्वायर बाय NH। Ni का स्क्वायर ये देखो, ये Ni का स्क्वायर यानी 1.5 into 10⁻16 का होल स्क्वायर अपॉन में 4.5 into 10⁻22। इसको आप सॉल्व करोगे तो Ne की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 into 10⁻9 पर मीटर क्यूब। ये क्या आ गया? Ne, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, 5 into 10⁻9। क्लियर है बात? अब ये 4.5 है, तो 4.5 into 10⁻9, 5 into 10⁻9 है। तो आपको Ne कितना आ गया? ये, और डोपिंग के बाद NH क्या है? ये। तो आपको क्या लगता है किसके नंबर ज्यादा हैं, होल्स के या इलेक्ट्रॉन्स के?
अचेत, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? ना रिप्लाई कर रहे हो, ना चैट पे लिख रहे हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो गया? सबके माइक एक ही साथ खराब हो गए क्या है? या बोलना ही नहीं है? किसके ज्यादा लग रहे हैं, एनएच या एनी? बेइज्जती कर देते हो यार तुम लोग। NH इज ग्रेटर देन NE। यहाँ पे NE जो है वो इससे और इसके कंपेयर में NH यानी नंबर ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया ये? पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। किस टाइप का हो गया? पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A semiconductor has equal electron hole concentration of 6 into 10 raised to power 8 मीटर पर, यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन है, दैट मींस Ni दे रखा है आपको, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? Ni दे रखा है, क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन बोल दिया तो यानी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दे रखी है 6 into 10 raised to power 8 पर मीटर क्यूब, ठीक है। On doping with certain impurity, electron concentration increases to, इलेक्ट्रॉन डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और कितनी हो गई? 9 into 10 raised to power 12 पर मीटर क्यूब। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन आफ्टर डोपिंग। आफ्टर डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होगी? तो देखो, जब डोपिंग नहीं थी तो Ni की वैल्यू ये थी जो कि नंबर ऑफ होल्स के इक्वल है, और डोपिंग के बाद Ni की ये वैल्यू है। तो आप देखो कि NH ये हो गया और Ne ये हो गया, तो इस केस में Ne जो है वो NH से ज्यादा है। तो Ne अगर NH से ज्यादा है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, देन दिस वुड बी क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर। आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द न्यू होल कंसंट्रेशन। अब नया होल कंसंट्रेशन निकालना है तो अगेन आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू में NH, और यहां से NH की वैल्यू निकाल देंगे Ni स्क्वायर बाय Ne। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल देंगे, जो कि कितनी आनी चाहिए? NH की वैल्यू, NH की वैल्यू आनी चाहिए 4 into 10 raised to power 4, सॉल्व वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, ये होगा। Draw the circuit diagram for use of PN junction as a half rectifier. Draw input and output form ये लिखवा रखा है डॉट में। उसके बाद draw the explain the output waveform cross the road resistance if the input waveform is shown in the figure. How is it that the reverse current in Zener diode starts increasing suddenly at a relatively low breakdown voltage of 5 volt or so? कह रहा है क्वेश्चन में कि रिवर्स करंट जो होता है जेनर डायोड वो स्टार्ट कैसे करने लगता है, इंक्रीज कैसे होने लगता है ब्रेक लो यानी कम से कम ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, जब मान लो 5 वोल्ट या उससे, तो उससे 5 वोल्ट पे भी करंट कैसे इंक्रीज होने लगता है वो पूछ रहा है। तो आंसर क्या देंगे? जेनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाय हेवीली डोपिंग बोथ पी एंड एन टाइप ऑफ द पीएन जंक्शन, यानी कि जो जेनर डायोड है वो पी टाइप और एन टाइप की हैवी डोपिंग की जाती है। एज अ रिजल्ट द डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन, जिसकी वजह से इसमें जो डिप्लेशन रीजन है, ठीक है, जो लेयर बनती है बीच में डिप्लेशन रीजन, वो बहुत पतली बनती है। तो and the depletion region formed is very thin, even less than 10 raised to power minus 6 meter, and consequently the electric field at the junction is extremely high. अब डिप्लेशन लेयर की साइज अगर कम से कम होगी, पतली होगी, तो करंट उसमें से जो फ्लो करेगा वो हाई करेगा, ठीक है। डिप्लेशन लेयर ज्यादा, करंट कम, डिप्लेशन कम, करंट ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि जेनर डायोड में डिप्लेशन लेयर कम हो रही है तो करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है। The junction is extremely high.
Consequently, the electric field at the junction is extremely high, even for a small reverse bias voltage for about 5 volt, and breakdown voltage has a low value of about 5 volt. When the reverse bias voltage is equal to Zener, the electric field is high enough to pull the valence electron from the host atoms on p side of the junction. ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जंक्शन पे बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करने में काफी हेल्प करेगा, काफी इजी रहेगा उसके लिए. Valence electrons from the host atoms on p side junction, which are the accelerated to n side. Valence electrons from the host atom on p side of the junction, which are the then accelerated to n side. These electrons account for high current observed at the breakdown stage. तो होता क्या है, सिंपल यानी कि समझे इसे कि जिनर डायोड जो है जब वो रिवर्स बाइसिंग में काम कर रहा है तो उसमें रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर की जो, क्योंकि डोपिंग बहुत हाई कर रखी है तो उसकी वजह से डिप्लेशन लेयर जो बनती है वो काफी थिन बनती है, जिसकी वजह से उस पॉइंट पे जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से उसका, और पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से उसका जो पुल है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, तो वो पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और एन साइड पे भेजेगा. ठीक है, यानी कि पी साइड यानी पॉजिटिव साइड जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको एन साइड भेजेगा. तो जब वो जबरदस्ती भेजेगा तो ऐसे में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा. तो ये आंसर होगा. Name the semiconductor device that can be used to regulate an unregulated DC power supply with the help of VI characteristic of device experiencing working general. तो आपको एक डिवाइस का नाम बताना है जो वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है अनरेगुलेटेड से. तो आंसर इज जेनर डायोड. वर्किंग लिखवाई है. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द बाइसिंग ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी आपको लिखवा रखा है. गिव इट्स टू एडवांटेज कन्वेंशनल इंडोसेंट लैम्प्स, तो और 2 एडवांटेज बताने हैं. ठीक है. State the main practical application of LED. Explain given reason why the semiconductor used for fabrication of visible light LEDs must have a band gap of at least 1.8 electron volt. ठीक है, तो कह रहा है कि जो LED का एप्लीकेशन बताना है, मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. LED का ज्यादातर विजिबल लाइट्स के लिए एप्लीकेशन यूज होते हैं. ठीक है, तो दूसरा बोल रहा है कि हम जो LED के लिए सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन करते हैं, मतलब कि जो डोपिंग करते हैं, तो वो डोपिंग करते समय इस तरीके से करते हैं कि उनका जो एनर्जी गैप है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होना चाहिए. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एलईडी है वो बेसिकली विजिबल लाइट्स के लिए वर्क होता है. मोस्टली जो काम होता है उनका विजिबल लाइट्स के लिए होता है. तो विजिबल लाइट्स की जो है वो फ्रिक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, एक रेंज है, फिक्स रेंज है. उसी रेंज में वो विजिबल लाइट्स को एमिट करेगा. तो लाइट एलईडी जो है अगर उसको लाइट एमिट करनी है, विजिबल लाइट एमिट करनी है, तो उसका जो गैप है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि उस रेंज में, उस एनर्जी गैप में उतनी ही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रेडिएट हो, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रेडिएट हो, तभी जाके आपको विजिबल लाइट निकलेगी. इसीलिए एलईडी में जो एनर्जी गैप होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, क्योंकि वहां से विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसीज को एमिट करना है, तो उसी रेंज में वो हो सकती है. क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब वही क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ न्यू क्वेश्चंस नहीं है. और इसके बाद फिर तो ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर का काम तो आता नहीं है. सोलर सेल का आपको मैंने डायग्राम वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना दिया था. फिर सोलर सेल ही है, फिर लॉजिक गेट. तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आज हमने कर लिए. नेक्स्ट क्लास में 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है. तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे पहले वाले चैप्टर पे. ठीक है, कौन सा था? निकलाई पे जाएंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. अभी किसी को डाउट है? 5 मार्क्स वाले कौन से आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इससे रिलेटेड जैसे डायरेक्ट डेरिवेशंस या एक्सप्लेनेशन टाइप जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो आते हैं. तो डायरेक्ट होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन. अगर आप हर एक टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लो
तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो इजी हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आप लोगों को होगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इनमें दिक्कतें होंगी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आर इजी, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टॉपिक उठा के दे दिया, म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन करके दिखाओ, कंपाउंड तो आ नहीं रहा है, टेलीस्कोपिक टेलीस्कोप बना के दिखाओ, इसका मैग्निफिकेशन लिखो, उसका डेरिवेशन दिखाओ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल दिया, ये होता है। उसमें कुछ घुमाया नहीं होता। घुमाने वाला काम जो होता है वो होता है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स। 1 मार्क्स भी हो जाता है, बट 2 मार्क्स और 3 मार्क्स घुमाने वाले होते हैं, इसलिए ज्यादा फोकस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले पे करो, क्योंकि उसमें थोड़े से क्वेश्चन घुमा के दिए होते हैं। आंसर वही है जो आपने पढ़े हैं, बस वही है कि क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपको आंसर लिखना है, फिर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है और सही एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो इसीलिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स पे ज्यादा फोकस करना, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो, यानी डेरिवेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करो, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसमें कोई घुमाना नहीं होता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई डाउट?